प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय कला ई व्याख्यान की श्रृंखला में आपके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक नए ई व्याख्यान में मैं प्रत्येक नए ई टॉपिक के साथ में, विषय के साथ में आपसे चर्चा करता हूँ और नित्य नवीन विषय वस्तु के साथ मेरी तरफ से प्रयास ये है कि आप विद्यार्थियों को इस इन ई व्याख्यानों के अंतर्गत विभिन्न कृतियों के माध्यम से मैं कुछ नया बताने का प्रयास करता हूँ, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफ्स मेरे ई व्याख्यानों में मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि फोटोग्राफ्स से आप बहुत अच्छे तरीके से इन ई व्याख्यानों के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के ई व्याख्यान में मैंने आधुनिक भारतीय चित्रकला के अंतर्गत बताया था कि आधुनिक भारतीय कला का जो अधिपतन हो रहा था, जो 19वीं सदी के आसपास, अधिपतन से तात्पर्य यहाँ के जो कलाकार थे, चित्रकार थे, वो कलाकार चित्रकार अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न जगह जा रहे थे और यूरोपियन पद्धति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अपनी बात को, अपने जो पाश्चात्य कला पद्धतियां हैं उन कला पद्धतियों का उसमें समावेश होने लगा, लोग प्रभावित होने लगे, तेल चित्रण पद्धति से प्रभावित होने लगे। तो फिर भारतीय चित्रकला में एक नया मोड़ आता है जिसमें कई कलाकारों ने विदेशी कला पद्धतियों को आत्मसात करते हुए भारतीय कला को कैसे उसमें उभारा जाए, भारतीय कला पद्धतियाँ या भारतीय विषय वस्तु को कैसे उन कला पद्धतियों के माध्यम से उभारा जाए, उनको नया दिशा, नई परिप्रेक्ष्य, नई बातें, नई आयाम दिए जाएं। इस संदर्भ में विभिन्न भारतीय कलाकारों ने अपने अपने प्रयास किए, जिसमें पिछले ई व्याख्यान में मैंने राजा रवि वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बात की कि किस प्रकार से राजा रवि वर्मा अपने पूरे जीवन में पाश्चात्य कला पद्धति को लेकर भारतीयता के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात कही। ये इसके पहले एक ई व्याख्यान में मैंने कुछ आपको बताया था, समझाया था और कुछ क्वेरीज भी आई है मेरे पास, तो उनका भी मैंने निस्तारण किया है, उनको समझाया है। ये ऐसे भारतीय कला के पुरोधा महान कलाकार कैसे इनको कहा जाए, इस संदर्भ में मैंने पिछला ई व्याख्यान केंद्रित किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो है भारतीय कला के पुनरुत्थान में फिर एकेडमिक वैल्यूज कैसे आती गई, कैसे कैसे पाश्चात्य कला का तिरस्कार, भारतीयता को सर्वोपरि रखा गया। चूँकि स्वतंत्रता संग्राम भी इसी के आसपास चल रहा था, तो भारतीय कला में स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण, स्वदेशी वाला दृष्टिकोण कैसे आया, इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है भारतीय कला के इस यात्रा में जुड़ने के लिए और समझने के लिए। तो भारतीय कला के जो यूरोपियन प्रभाव बढ़ता गया, तो भारतीय कला की शुद्धता, निजित्व एवं श्रेष्ठता को स्वीकारने वाले कला विद्वानों ने भारतीय कला के मूल तत्वों को आधार मानकर रवि वर्मा के विरोध में कला में क्रांति का महत्वपूर्ण अभियान आरंभ किया, जो बंगाल से प्रारंभ हुआ
और कोलकाता जो था वो व्यापारिक, उस समय में व्यापारिक केंद्र के साथ साथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सांस्कृतिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। और बंगाल में 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों एवं स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ने वाली थी तब ईवी हेवेल ने सन 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर आसीन हुए और उन्होंने भारतीय कला से संबंधित भारतीय कला को एक संबल प्रदान किया। 1896 में विश्व का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। उन्हीं के सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को भारतीय जीवन और आदर्श से पूर्ण अजंता, राजपूत और मुगल चित्रशैली को आधार बनाकर अभिव्यक्ति करने की सलाह दी। उनके अनुसार भारतीय कला आत्मा की अभिव्यक्ति है, जबकि पाश्चात्य कला जो है वो भौतिकता के निकट है। प्रसिद्ध कला विद्वान पर्सी ब्राउन, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भी ईवी हेवेल के इन विचारों का समर्थन किया। इसी संदर्भ में डॉक्टर मुल्कराज आनंद के अनुसार ईवी हेवेल ने ब्रिटिश पद्धति को हटाकर जो भारतीय पारंपरिक कथानकों एवं शैली के आधार पर कला के माध्यम से प्रेरित करने में वह भी सफल हुए। और सन 1854 में मद्रास कला महाविद्यालय, सन 1897 में मुंबई तथा लाहौर में कला विद्यालयों की शुरुआत हुई एवं सन 1950 में मद्रास कला महाविद्यालय की शुरुआत हुई। अवनींद्रनाथ ठाकुर की सहायता से भारतीय चित्रशैली में अनेक प्रयोग हेतु ईवी हेवेल ने भारतीय कला के सम्मान में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट आदि पुस्तकों के प्रकाशन में भारतीय कला का प्रचार प्रसार किया। सन 1907 में सर जॉन वुडरो की सहायता से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई और सन 1919 में ओसी गांगुली के संपादन में कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन किया गया। कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल में भारतीय कला परंपरा के अध्ययन हेतु अलग विभाग की स्थापना की गई एवं टैगोर परिवार के प्रतिभाशाली चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर को इस विभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया। पुनर्जागरण कला के इस दौर में कई घटनाएं भारतीय कला को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें देश विदेश के कई कला मर्मज्ञ, कला विद्वानों, चित्रकारों आदि का सहयोग रहा है। पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल के चित्रों की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल के चित्रों की क्या क्या विशेषताएं रही है। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल के चित्रों का मुख्य स्रोत जो है वो अजंता, राजस्थानी तथा मुगल चित्र थे। जापान, चीन, ईरान तथा यूरोप की कला का प्रभाव भी अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा था। पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल के चित्रों में सरलता, स्पष्टता तथा स्वाभाविकता है। इनके नियमों में इतना लचीलापन था कि इस शैली का प्रत्येक चित्रकार अलग से नई पद्धतियों में कार्य कर सका। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल ने रेखांकन के महत्व को पुनः स्थापित किया। पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल के कलाकारों का मानना था कि चित्रकृतियों में गति लाने, प्रकृति का रूपांकन तथा चित्रों में लय इत्यादि के पूर्ण विकास के लिए स्केचिंग अपनाया जाना नितांत आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें स्केचिंग पे भी जोर दिया कि स्केचिंग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इस पे उन्होंने ध्यान दिया और इसी के फलस्वरूप शिक्षक, विद्यार्थी एवं स्वतंत्र कलाकार आदि खुले वातावरण में जाकर प्रकृति, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, जलचर, थलचर आदि की स्केचिंग बनाने लगे, जो कि भारतीय कला में नवीन प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस शैली के चित्रकारों ने कोमल तथा गतिपूर्ण रेखांकन से भारतीय कला तक पहुंचने का प्रयास किया।
तो यहाँ नया जो मोड़ आया है, उस नए मोड़ में भारतीय जो कलाकार कला की बात हो रही थी, उसमें राजस्थानी चित्रशैली, मुगल चित्रशैली, अजंता एलोरा जो हम हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं, एलोरा विशेष है मूर्तिकला के पार्ट में, तो उन्होंने उनकी पद्धतियों को आत्मसात किया, उनमें रेखांकन कैसा हुआ उसके बारे में इन्होंने बात की। तो इससे ये प्रतीत होता है, आपको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी जो पूरा संपदा है, हमारी जो सांस्कृतिकता है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो सामान्य जनजीवन है, वो कलात्मकता का कितना बड़ा आधार स्तंभ पैदा करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेकर स्केचिंग पार्ट पे और उन पुराने जो अपने चित्र हैं उनके साथ में अपनों को उनकी स्केचिंग करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इस शैली के चित्रों में रंग योजना कोमल तथा सामंजस्यपूर्ण है। जल रंगों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें कुछ चित्रकारों ने वाश पद्धति से भरा है, तथा टेम्परा रंगों का भी प्रयोग हुआ है। इस शैली में अधिकांशतः ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक विषयों का चित्रण हुआ है तथा सामयिक भारतीय लघु जीवन के चित्र बने हैं। देखो, मैंने बताया था अभी आपको। नेक्स्ट आता है कला के क्षेत्र में यूरोपीय शैलियाँ, वादों एवं तथा चित्रांकन रंग पद्धतियों का जो भारत में अंधाधुकरण, जो आधुनिक परिवेश में अंधाधुकरण किया जा रहा था, तो पुनर्जागरण या बंगाल स्कूल की में चित्रकला के क्षेत्र में उसको त्याग दिया और चित्रकला में भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म एवं इतिहास आदि का प्रवेश हुआ। पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल का प्रादुर्भाव स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुआ था और इसका आरंभ में बहुत विरोध हुआ, किंतु इस कलाकार्य में भाग लेने वाले कलाकारों एवं कला विद्वानों ने दृढ़ता से अपने कलाकार्य में संलग्न रहे और कई चित्र बनाए। साथ ही भारत और विदेशों में भी इन चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की, जिससे कि भारत और विदेशी कलाकारों और कला विद्वानों का भारतीय कला की ओर झुकाव हुआ और भारतीय कला अपने मार्ग को प्रशस्त होती हुई आगे बढ़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये धीरे धीरे जो हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जो कला यात्रा है, वो कला यात्रा निस्संदेह भारतीय प्राचीन चित्रकला जो है उससे आगे बढ़ती हुई आधुनिक कला धारा में हमारे ई लेक्चर आए हैं। तो आप पहले के ई लेक्चरों में जिन गंभीरता से के साथ में आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है, सुना है, समझा है मेरे PDF नोट्स के द्वारा, तो आप इन ई लेक्चरों के नए विषय वस्तुओं के साथ में निरंतर जुड़े रहें, जिसमें आपको पता लगेगा कि पुराने जो कलाकार थे, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले किस प्रकार का कला कार्य होता रहा था, कैसे विद्वान किस कला पद्धतियों से प्रभावित रहे। तो धीरे धीरे ये जो ई लेक्चर की श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, आपके नित नए कलाकारों से आपका परिचय होता जाएगा कि किस प्रकार के कलाकारों ने कैसे कार्य किए हैं, किस प्रकार की प्रवृत्तियों को उन्होंने आत्मसात किया है, किस प्रकार की स्केचिंग। बहुत से ऐसे कलाकार भी आपको मिलेंगे, परिचय होगा कि जिन्होंने जीवन में ज़्यादा नहीं, किसी ने 50,000 स्केच बनाए हैं, किसी ने 10,000 पेंटिंग्स बनाई है, किसी ने लोक कला से संबंधित चित्रों का अंकन किया है, किसी ने अजंता को फोकस किया है, किसी ने सामाजिक जनजीवन जो हमारे आसपास जो देखते हैं हम समाज में, उनको अपने चित्रों का आधार बनाकर चित्रण किया है। तो आपको इनसे प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी और इनके जो साथ में मैं चित्र देने का, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उन चित्रों की सार्थकता बढ़ेगी। तो आप निश्चित रूप से सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के अलावा प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिकली आपका व्यवहारिक जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत में आप अपने चित्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे चित्रों का निर्माण किया। तो प्रत्येक ही लेक्चर, अभी भी प्रत्येक ही लेक्चर को आप बहुत गहनता से, गंभीरता से देखें, समझें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करें, तो निश्चित रूप से अपन किसी कॉन्सेप्ट को पूरा समझ पाएंगे, कैसे चित्रों का निर्माण, उन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आप इस YouTube के या इन व्याख्यानों को अधिक से अधिक देखें।
इसी आशा के साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।